Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. Welcome back to our channel. Start करेंगे अपना आज का सेशन. Question number 26 says that when a computer is booting, BIOS is loaded to the memory by. यानी कि जब कंप्यूटर बूटिंग की प्रोसेस में होता है तो ये जो BIOS है ये मेमोरी पर लोड होता है किसके द्वारा? क्या रैम के द्वारा, रोम के द्वारा, CD रोम के द्वारा या फिर TCP के द्वारा? एंड द करेक्ट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रोम. एंड द फुल फॉर्म ऑफ रोम इज रीड ओनली मेमोरी. Next, question number 27. Which one of the following is not the same as the other three? यहाँ पर आपको options provided हैं, that is MAC address, hardware address, physical address and IP address. और आपसे पूछा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन जो है बाकी तीन से मिलता हुआ नहीं है. ठीक है. एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज IP एड्रेस. यही मैच नहीं करता है बाकी थ्री से. Question number 28. Identify the IP address from the following. अब आपको इन चारों में से IP एड्रेस का पता लगाना है कि इन चारों में से IP एड्रेस आपका बेसिकली कौन सा है. So the correct answer for this question is option number C. Question number 29. And this question says that the population of India is about 1.2 billion. यहाँ पर बताया है कि जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो लगभग 1.2 बिलियन है. अगर आप एवरेज कंजप्शन लेते हैं एनर्जी पर पर्सन, यानी कि जो एनर्जी यूज़ कर रही है पॉपुलेशन, तो एक पर्सन जितनी भी एनर्जी यूज़ कर रहा है हर साल इंडिया में, उसको अगर आप 30 मेगा जूल्स की मानते हैं और अगर ये जो कंजम्पशन है ये आपका मेट कर रहा है कार्बन बेस्ड फ्यूल्स के साथ, और जो रेट है कार्बन एमिशन का पर किलो जूल पर वो है आपका 15x एंड 106 kgs. ठीक है. द टोटल कार्बन एमिशन पर ईयर फ्रॉम इंडिया विल बी. तो आपसे पूछा है कि जो टोटल कार्बन एमिशन होगा इंडिया में हर साल वो कितना होगा. तो देखिए थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है एंड इस क्वेश्चन के लिए वी नीड टू, यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए हैं, दैट इज 554 मिलियन मैट्रिक टन्स, 540 मिलियन मैट्रिक टन्स, 5400 मिलियन मैट्रिक टन्स एंड 24 मिलियन मैट्रिक टन्स. तो मैं आपको बता दूं कि ये चारों ही ऑप्शंस गलत हैं. सही आंसर क्या होगा उसके लिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि पॉपुलेशन इंडिया की कितनी है, 1.2 है, 2 बिलियन, और यहाँ पर आपको जो एनर्जी कंजम्पशन है वो 30 मेगा जूल्स दे रखा है. ठीक है. अब करना क्या है आपको, सबसे पहले आपको देखना है कि जो 1 किलो जूल होता है वो आपका, उसमें कितना कार्बन एमिशन हो रहा है. तो उसमें आपका जो कार्बन एमिशन हो रहा है वो हो रहा है 15 × 10⁶. ठीक है. अब देखो जो 1 मेगा जूल है ये किसके बराबर है, तो ये आपके 1000 किलो जूल के बराबर है. 1 मेगा जूल आपके 1000 किलो जूल के बराबर है. दूसरा आपको कंसेप्ट देखना है कि 10⁹ किलो जूल किसके बराबर बैठेंगे, आपके 1 मिलियन मैट्रिक टन्स के बराबर बैठेंगे. 1 मिलियन मैट्रिक टन्स. ठीक है. ये तो कंसेप्ट था. अब हम सॉल्यूशन देखेंगे तो आप देखिए कि जो 30 मेगा जूल्स हैं वो क्या, उनको हम कैसे लिखेंगे, 30 × 10⁻³ किलो जूल. ठीक है. अब आप देखिए
कि जो टोटल एमिशन होगा पर पर्सन वो कितना रहेगा। तो टोटल एमिशन जो रहेगा पर पर्सन वो रहेगा आपका 30 इंटू 10⁻³ इंटू 15 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, तो फिर से आएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 15 इंटू 10⁹ किलो जूल और इज इक्वल्स टू में जाएगा आपका 450 इंटू 10⁹ किलो जूल। ठीक है, पूरा मतलब नहीं लिख रही हूँ, इतना नोट करेंगे। उसके बाद अब हम देखेंगे टोटल एमिशन ऑफ अब 1.2, मतलब ये तो हमने एक इंसान का निकाला कि एक इंसान इतना एमिशन करता है। तो अब पूरा एमिशन अगर पूरी 1.2 बिलियन पीपल्स जो एमिशन करेंगे वो कितना रहेगा। तो इतनी पॉपुलेशन का जो रहेगा वो रहेगा आपका 450 इंटू 10⁹ इंटू 1.2 इंटू 10⁹। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा इज इक्वल्स टू 540 इंटू 10⁻18 किलो जूल। अब हम इसको क्या करेंगे, ये जो हमारा आंसर आया है इसको किलो जूल को हम मेट्रिक टन्स में जो है वह कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसको हम मेट्रिक टन्स में कन्वर्ट करेंगे। तो जब हम इसको मेट्रिक टन्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा आपका 540 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाय 10⁹, यानी कि ये आएगा आपका 540 इंटू 10⁹ और ये जो होता है आपका ये किसके बराबर होता है। तो ये जो है ये आपका बराबर रहेगा 540 मिलियन मैट्रिक टन। ये है आपका करेक्ट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज़ बीन वर्स्ट अफेक्टेड बाय अर्बन स्मॉग इन रिसेंट टाइम्स। अब आपसे पूछा है कि रिसेंट टाइम में कौन सी सिटी को अर्बन स्मॉग द्वारा बुरी तरह से प्रभावित किया गया था। तो आप सभी को पता है जब आप स्मॉग पढ़ते हो तो वहाँ पर कैटेगराइजेशन होता है स्मॉग का कि स्मॉग को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक को लंदन स्मॉग कहा जाता है, एक को लॉस एंजल्स स्मॉग कहा जाता है। यानी कि अब आप समझ सकते हैं कि जो ये दोनों स्मॉग हैं ये तो स्मॉग का कैटेगरी है, लेकिन अभी ये जो अर्बन स्मॉग है ये किसको बैडली अफेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर ये लंदन और लॉस एंजल्स स्मॉग जो है ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये हमारा उस टाइम का स्मॉग है जब ये स्मॉग का कंसेप्ट तैयार हुआ था। ठीक है, पेरिस स्मॉग भी नहीं आएगा। जो करेक्ट आंसर है आपका इस क्वेश्चन का दैट इज बेजिंग, ऑप्शन नंबर 4। Next, move towards our next question, and this question says that the primary source of organic pollution in freshwater bodies is। freshwater bodies में जो freshwater bodies होती हैं वहाँ पर जो प्राइमरी सोर्स रहता है ऑर्गेनिक पोल्यूशन का वो क्या होता है। रन ऑफ एरिया होता है, यानी कि जैसे कह सकते हैं कि जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ से जो पानी आ रहा है, ठीक है, बहकर जो पानी आ रहा है, क्या उससे वाटर बॉडीज़ में पॉल्यूशन होता है, या फिर रन ऑफ जो कि आपका एग्रीकल्चर फॉर्म से आ रहा है वहाँ से, या फिर आपके सीवेज एफ्लुएंट से या इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट से। तो ये जो ऑर्गेनिक पोल्यूशन का जो प्राइमरी सोर्स है फ्रेश वाटर बॉडीज़ में ये है आपका सीवेज एफ्लुएंट्स, क्योंकि इस सीवेज में आपको क्या देखने को मिलता है, डिटर्जेंट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। डिटर्जेंट्स में आपका क्या पाया जाता है, फॉस्फेट पाया जाता है। तो ये जो फॉस्फेट है ये आपका एक ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है, तो ये आपका ऑर्गेनिक पोल्यूशन को कॉज करता है। इसीलिए जो आपके घरों से एफ्लुएंट्स निकलते हैं, आपके वॉशरूम से, आपके हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ के थ्रू, तो दैट इज नोन एज सीवेज एफ्लुएंट्स एंड इट वाज द सोर्स और प्राइमरी सोर्स फॉर ऑर्गेनिक पोल्यूशन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 32, दैट इज लहर इज़ अ नेचुरल डिज़ास्टर इन्वॉल्विंग। यहाँ पर लहर जो है एक नेचुरल डिज़ास्टर है जिसमें क्या हुआ था
क्या आपके इरप्शन हुआ था लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल का, या फिर स्ट्रॉन्ग विंड्स इसमें आती हैं, ठीक है, या फिर स्ट्रॉन्ग वाटर वेव्स, ठीक है, पानी की लहरों को यहाँ पर लहर कहा गया है, या हवा की लहरों को यहाँ लहर कहा गया है, या फिर किसी भी बहुत सारे मटेरियल का इरप्शन हो जाना, मतलब हट जाना, अलग हो जाना, डिग्रेडेड हो जाना, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाना, ये है, या फिर स्ट्रॉन्ग विंड और वाटर वेव्स दोनों ही हैं। तो ये जो लहर है ये एक नेचुरल डिजास्टर है जिसमें कि आपका क्या आता है, जिसमें कि आपका लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल का क्या आता है, इरप्शन आता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Next is, in order to avoid catastrophic consequences of climate change, there is general agreement। यहाँ बोला है कि अगर आपको catastrophic consequences को अवॉइड करना है क्लाइमेट चेंज के, तो यहाँ पर एक जनरल एग्रीमेंट हुआ था कुछ कंट्रीज़ के बीच में, दुनिया की कुछ कंट्रीज़ के बीच में, ताकि वो क्या कर सकें कि जो एवरेज सरफेस टेम्परेचर है अर्थ का उस के बढ़ने में क्या है लिमिट एक सेट कर सकें, जैसा जो प्री इंडस्ट्रियल टाइम था उसके कंपैरिजन में। तो कितने से कितना करने का यहाँ पे डिसीजन लिया गया था, एंड सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, उन्हें कितना डिडक्शन करना था, 1.5 डिग्री सेल्सियस टू 2 डिग्री सेल्सियस। द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, उनका कहना था कि 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर राइज ना हो, ये उन्होंने लिमिट सेट की थी। नेक्स्ट इज द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट। जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो किस तरह कार्य करती है आपके यूनियन मिनिस्ट्री के अंडर, तो क्या एनवायरनमेंट या वाटर रिसोर्सेज, होम अफेयर्स या फिर डिफेंस, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज होम अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 इज, यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है, आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखी है। लिस्ट 1 को अगर हम देखेंगे तो यहाँ आपका दिया है फ्लड सफिशिएंट ड्यूरेशन। तो फ्लड सफिशिएंट ड्यूरेशन का जो रहता है ये आपका क्या रहता है, फ्लड कहाँ से आती है, आपके एक्सेस रेन और अनइवन रेन से आती है, ठीक है। ड्रॉट, द पैसेज ऑफ, ये इसी का है, ये ड्रॉट ही है खाली। तो ड्रॉट की अगर हम बात करें तो ड्रॉट जो है आपका किससे, ड्रॉट कब होता है, तो जब बारिश नहीं होती है तब आपका ड्रॉट होता है। तो ये तो ए रहा, ये बी रहा, जब बारिश नहीं होगी तब ड्रॉट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक कब आएगा, तो अर्थक्वेक आपका जब आएगा जब ट्रिमर्स प्रोड्यूस होंगे वाइब्रेटरी वेव्स के पैसेज के द्वारा रॉक्स के बीच में अर्थ के, ठीक है। तो ये आपका सी हो जाएगा। फिर वॉल्केनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वाटर का वो कैसे होता है, ये आप सभी को पता है कि अवेंट थ्रू विच, एक ऐसी जगह जहाँ से कि आपके जो पिघले हुए जो सब्सटेंस होते हैं वो बाहर आते हैं, ठीक है। लावा, हम कह सकते हैं लावा बाहर आता है, ठीक है। ये तो ये आपका वॉल्केनिक इरप्शन में आ जाएगा, दैट इज डी। तो जो आपका कोड बन रहा है ये है आपका 4, 1, 2 एंड 3, और अब हम इस कोड को देख लेते हैं कहाँ है, एंड इट इज हेयर इन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अपने सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेज। अब यहाँ पर आपसे बोला है कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस का सबसे कम रेजिडेंस टाइम होता है एटमॉस्फेयर में। क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, मीथेन का, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड का, एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मीथेन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। अब आपको इन स्टेटमेंट को पढ़ना है और आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो यहाँ देखिए बोला गया है कि राजस्थान रिसीव्स द हाईएस्ट सोलर रेडिएशंस इन द कंट्री, कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा सोलर रेडिएशंस आती हैं। बिल्कुल सही बात है, कंट्री में पूरे देश में राजस्थान ही एक ऐसा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा सोलर रेडिएशंस को रिसीव करता है। ये वाली स्टेटमेंट हमारी सही है। इंडिया हैज़ द 5th लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड विंड पावर इन दी वर्ल्ड। अब जो आपकी इंडिया है ये इसमें जो विंड पावर का यूज़ हो रहा है पूरी दुनिया में वो 5th स्थान पर आता है, तो नहीं, ऑप्शन गलत है।
मैक्सिमम अमाउंट जो रहता है विंड पावर का वो तमिलनाडु के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है, बिल्कुल नहीं। जो प्राइमरी सोर्स है यूरेनियम का इंडिया में वो क्या है, जादूगुड़ा है, बिल्कुल जादूगुड़ा, ये जादूगुड़ा में ही आपका यूरेनियम जो है वो पाया जाता है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। तो ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन इज ट्रू एंड इट इज हियर इन ऑप्शन नंबर डी। Next question number 38 is who among the following is the de facto executive head of planning commission? प्लानिंग कमीशन का de facto executive head कौन है इनमें से? क्या चेयरमैन है, डिप्टी चेयरमैन है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ प्लानिंग है, मेंबर सेक्रेटरी है? एंड द करेक्ट आंसर इज डिप्टी चेयरमैन। Next question number 39 education as a subject of legislation figures in the education जो होता है आपका legislation of subject to legislation की तरह वो आपका किस में आता है? यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में, कंकरेंट लिस्ट में या रेसिडरी पार्ट्स में? एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कंकरेंट लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 40 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़? अब इनमें से कौन सी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसका आपको बताना है। क्या पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी? तो बिल्कुल सही बात, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी जो है आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सही है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी भी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। एंड HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी बिल्कुल, लेकिन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी आपकी सेंट्रल नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 1, 2 and 3 एंड इट्स हेयर इन ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 41 इज आपको दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर पढ़नी है। यहाँ पर आपको आर्गुमेंट दे रखा है स्टेटमेंट का और आपको कोट से इसका सही आंसर बताना है। तो यहाँ स्टेटमेंट में बोला है कि इंडिया शुड हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल लोकपाल, कि इंडिया के पास बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल लोकपाल होना चाहिए। आर्गुमेंट में कहा है बिल्कुल इट विल गो अ लॉन्ग इन एलिमिनेटिंग करप्शन इन ब्यूरोक्रेसी, कहता है यहाँ होने चाहिए। इससे क्या होगा कि ये करप्शन को ख़त्म कर देगा ब्यूरोक्रेसी में। दूसरा कहता है नो इट विल डिस्करेज ऑनेस्ट ऑफिसर, कहता है नहीं, इससे क्या होगा, जो भी ईमानदार ऑफिसर्स होंगे वो डिस्करेज होंगे जल्दी से जल्दी डिसीजन लेने में। ठीक है, तो अब आपको कोड में से बताना है कि कौन सा आर्ग्यूमेंट आपका सही है या क्या ही है। सो देखिए यहाँ पर आपका सिर्फ आर्ग्यूमेंट ए जो है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो था वो आपका स्ट्रॉन्ग था कि हाँ करना चाहिए, इससे करप्शन जो है ब्यूरोक्रेसी में ख़त्म होगा। ये कोई वो नहीं है कि कोई डिस्करेज हो जाएगा इस वजह से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इज स्ट्रॉन्ग। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज़ हैड अडॉप्टेड द मेटा यूनिवर्सिटी कंसेप्ट? अब ये जो मेटा यूनिवर्सिटी कंसेप्ट है ये इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी ने अडॉप्ट कर लिया है? असम, दिल्ली, हैदराबाद, पौंडीचेरी? एंड द करेक्ट आंसर गोज विद दिल्ली यूनिवर्सिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी? अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग आपका कौन सा स्टेटमेंट सही होगा इनमें से? सेंट्रल यूनिवर्सिटी इज एस्टैब्लिश अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, के सेंट्रल यूनिवर्सिटी पार्लियामेंट के एक्ट के अंतर्गत बनाई जाती है या बनाई गई है, बिल्कुल। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स एज द विजिटर ऑफ द यूनिवर्सिटी, और जो प्रेसिडेंट होता है इंडिया का वो यूनिवर्सिटी के विजिटर की तरह एक्ट करता है, बिल्कुल। प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है एग्जीक्यूटिव कमेटी में और मैनेजमेंट में यूनिवर्सिटी, मतलब मैनेजमेंट बोर्ड में यूनिवर्सिटी के, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ये स्टेटमेंट तीनों ही सही हैं। फोर्थ और देख लेते हैं, फिर कोड सेलेक्ट करेंगे। एंड फोर्थ स्टेटमेंट इसकी जो प्रेसिडेंट है वो ओकेजनली प्रिसाइड करते हैं मीटिंग, नहीं ओकेजनली नहीं करते हैं, टाइम टू टाइम मीटिंग होती रहती है। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी 1, 2 and 3. Now next move towards our next question and it is which one of the following is considered a sign of motivated teaching? अब motivated teaching का इनमें से कौन सा साइन है? Student asking questions, maximum attendance of the students, pin drop silence in the classroom, students taking notes. अब देखिए motivate teaching है, इसका पता आप कैसे लगाएंगे? इसका पता
क्या आप ऐसे लगाएंगे कि स्टूडेंट एक दूसरे से नोट्स ले रहे हैं तो यानी कि वो मोटिवेटेड है? नहीं, नोट्स ले रहे हैं तो यहाँ पर तो नोट मेमोराइज कह सकते हैं आप, रोट मेमोराइजेशन होगा। बच्चे लिखेंगे और मतलब छापेंगे और क्या करेंगे, उसको रटेंगे। ठीक है, तो इससे कोई भी हम कह सकते हैं मोटिवेशन का यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पिन ड्रॉप साइलेंस ही अगर क्लासरूम में बैठे रहेंगे सब तो क्या ही लर्निंग होगी, क्या ही कोई एक्वायर करेगा, क्या कोई ट्रांसमिट होगा, तो ये तो बिल्कुल गलत है। मैक्सिमम अगर स्टूडेंट सबसे ज़्यादा आ रहे हैं इसका मतलब ये है कि मोटिवेशन हो गया। ज़रूरी है आप स्टूडेंट्स के आने का रीज़न ये भी हो सकता है आप उनको कोई कुछ खिलाते हो डेली तो उसके वजह से आ रहे हैं, तो ये कोई वैलिड आंसर नहीं रहेगा। लेकिन जो स्टूडेंट अगर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो यही आंसर जो है ये सही है कि स्टूडेंट जो क्लास है वो मोटिवेटेड है। यहाँ बोला है कि इनमें से कौन सा बेस्ट मेथड है टीचिंग का? लेक्चर, डिस्कशन, डेमोन्स्ट्रेशन, नरेशन। देखिए ये इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी बार आपसे पूछे जाते हैं और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि लेक्चर मेथड की अगर हम बात करें बहुत बार डिस्कस किया है, पैसिव लर्निंग होती है, यहाँ पर बिल्कुल भी आपका वेस्ट नहीं माना जाता है। ठीक है, क्योंकि बस जो भी आपका लेक्चरर होता है आते हैं और जो भी कुछ उन्हें बोलना होता है रिगार्डिंग टॉपिक वो अपना स्पीक करके चले जाते हैं, ना ही तो वो बीच में आपका इन्वॉल्वमेंट लेते हैं और ना ही आप उनसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो, ना ही वो आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप करेंगे। डिस्कशन मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन, नरेशन। डिस्कशन में ठीक है, अच्छा मेथड है टीचिंग का, लेकिन डिस्कशन करने से क्या है कि कंसेप्ट क्लियर नहीं होगी। अगर आप कुछ पढ़ाने जा रहे हैं तो वहाँ पर तो आप ये मान लीजिए ना कि बच्चा तो वहाँ पर ज़ीरो होगा, उस कंसेप्ट पर उसका कोई भी नॉलेज नहीं होगा, उसके बाद उसकी प्रीवियस नॉलेज होगी और उस प्रीवियस नॉलेज को आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये नहीं कह सकते कि आप उस प्रीवियस नॉलेज से ही उसका नया कंसेप्ट डेवलप कर देंगे, आपको अपने कंसेप्ट भी वहाँ देने होंगे। तो डिस्कशन मेथड नहीं, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड जो है ये बेस्ट मेथड रहता है टीचिंग का। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46, डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विथ। बहुत बार आया है डिसलेक्सिया किससे जुड़ा हुआ है? क्या मेंटल डिसऑर्डर है, बिहेवियरल है, रीडिंग है, राइटिंग है? एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज रीडिंग डिसऑर्डर है। यहाँ पर बच्चा क्या करता है, मतलब जैसे आपका वो एग्जाम्पल था जो मूवी थी आपकी तारे ज़मीन पर, वहाँ पर वो जो बच्चा था उसको सारे अल्फ़ाबेट्स जो थे वो उड़ते हुए नज़र आया करते थे। तो वही यहाँ पर प्रॉब्लम होती है उस बच्चे के साथ जो डिसलेक्सिया से सफ़र कर रहा होता है, तो उसको अल्फ़ाबेट्स क्लियरली विजिबल नहीं होते और इस तरह से वो कुछ और पढ़ लेता है। तो यही आपका रीडिंग डिसऑर्डर है। ठीक है, नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज़ the e-content generation for undergraduate courses has been assigned by the Ministry of Human Resource Development to INFLIVNET Consortium for Educational Communication, National Knowledge Commission and Indira Gandhi National Open University. And the correct answer for this question is Consortium for Educational Communication. क्लासरूम कम्युनिकेशन इज नॉर्मली कंसीडर एज, देखिए ये भी क्वेश्चन हम बहुत बार देख चुके हैं कि जो क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है वो आपका कैसा होता है? बिल्कुल नन अदर देन कॉग्निटिव। ऑप्शन नंबर 48। Who among the following propounded the concept of paradigm? अब इनमें से किसने पैराडिग्म के कंसेप्ट को प्रोपाउंड किया है? पीटर हैगेट, वॉन थोनन, थॉमस कुहन, जॉन के ब्राइट। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गोज विद थॉमस कुहन। क्वेश्चन नंबर 15, अ थीसिस, फिगर्स एंड टेबल्स आर इंक्लूडेड इन। थीसिस में फिगर और टेबल किस में आते हैं? आपके अपेंडिक्स में आते हैं, एक सेपरेट चैप्टर में, कंक्लूडिंग चैप्टर में, टेक्स्ट में ही आ जाते हैं। एंड यस, जो आपका थीसिस में टेबल वगैरह आती है वो आपके टेक्स्ट में ही आ जाता है। थीसिस स्टेटमेंट जो रहती है वो आपकी एक ऑब्जर्वेशन होती है, कोई फैक्ट होता है या कोई असर्शन या डिस्कशन होता है, एंड इट इज असर्शन। रिसर्च अप्रोच जो होता है मैक्स वेबर का, एंड कुछ भी समझना कि कैसे पीपल मीनिंग क्रिएट करते हैं नेचुरल सेटिंग में, उसको कैसे आइडेंटिफाई करता है? पॉजिटिव पैराडिग्म, क्रिटिकल पैराडिग्म, नेचुरल या फिर इंटरप्रिटेटिव। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंटरप्रिटेटिव। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड सैम्पलिंग। अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन सी होती है इनमें से? एंड इट इज पर्पसिव। मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है कि संभावना रहे।
ठीक है। तो संभावना किन केसेस में रहेगी, आप वही है कुछ भी रैंडमली आप सिलेक्ट करो तो वहाँ पे संभावना है कि मान लीजिए आपके येलो बलून है, आपके ब्लू बलून है, ठीक है, ऑरेंज बलून है, आपको इनमें से कोई भी 2 बलून्स चूज़ करने, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी रहेगी कि या तो आपके हाथ में येलो ब्लू आएगा, या फिर ब्लू ऑरेंज आएगा, या फिर ऑरेंज येलो आएगा, या फिर ब्लू ऑरेंज आएगा, या येलो येलो आ जाएंगे, ब्लू ब्लू आ जाएंगे। तो इस तरह से संभावनाएं रहेंगी सिंपल रैंडम में, ठीक है। आपके सिस्टमैटिक में भी संभावना रहेगी, ठीक है, कि ये आएगा या ये आ सकता है, कोई आएगा। स्ट्रैटिफाइड में भी, लेकिन अगर नॉन सिम्प्टोमेटिक यानी कि पर्पसिव मेथड जो है वहाँ आपकी संभावना कोई नहीं रहेगी। आप जो सोच के आएंगे, जैसे कि मान लीजिए कॉलेजेस वगैरह में आपके जब फ्रेशर या फेयरवेल होती है, वहाँ पर आप पहले से ही डिसाइड करके आते हैं कि मिस फेयरवेल तो इसी को बनाना है, तो वो पर्पसिव है, वहाँ आप किसी को सिलेक्ट नहीं करेंगे। कोई कंपटीशन कराइए, कुछ भी कराइए, आपने तो सोच रखा है कि हमारी मिस फेयरवेल तो यही बननी है, तो वही बनेंगी, वहाँ कोई संभावना नहीं है। लेकिन जब आप रेंडमली किसी को सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ संभावना रहती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Next is identify the category of evaluation that assesses the learning program to provide continuous feedback। कहाँ किस में मिलता है, तो हम ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन देख चुके हैं। continuous feedback आपको मिलता है फॉर्मेटिव में, FAs जो होते हैं बच्चों के। रिसर्च स्ट्रीम जो रहती है इमीडिएट एप्लीकेशन की, ये क्या रहती है आपकी, ये आपके इमीडिएट एप्लीकेशन, तुरंत यानी कि एक्शन यानी कि एक्शन रिसर्च। अब हम 56 से 64 क्वेश्चंस को पैसेज से सॉल्व करेंगे। तो पैसेज के क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं और फिर पैसेज रीड करके आंसर मार्क करेंगे। यहाँ बोला है इनमें से कौन सा एक स्पेशल फीचर है इंडियन स्टेट का, तो पीसफुल को एग्जिस्टेंस रहता है पीपल्स का, एक कॉमन सिस्टम लीडरशिप के कॉमन सिस्टम में, या फिर पीसफुल को एग्जिस्टेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट हिस्टोरिकल प्रोवेनेंस अटैच टू ईच अदर इन अ ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल सेंस, सोशल इंटीग्रेशन ऑफ ऑल ग्रुप्स, कल्चरल असिमिलेशन ऑफ ऑल सोशल ग्रुप। ऑथर यूज करते हैं वर्ड स्टेट को हाईलाइट करने के लिए एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड द इंडिविजुअल थ्रू आउट द पीरियड ऑफ हिस्ट्री, एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द स्टेट एंड द इंडिविजुअल्स अप टू अ पॉइंट इन टाइम, द कंसेप्ट ऑफ स्टेट sovereignty, dependence of religion, which one is the peculiar feature of modern Indian secularism, no discrimination or religious consideration, total indifference to religion, no space for social identity and disgraded for social law, the basic construction of Thomas More utopia was inspired by Indian tradition of religious tolerance, persecution of religious groups by Indian rulers, social inequality in India, European perception of Indian state, and the last, what is the striking feature of modern India, a replica of utopian state, uniform laws, adherence to traditional values and absence of vigority। अब आइए एक बार पैसेज रीड करते हैं। आप चाहें तो पैसेज का स्क्रीनशॉट लेते चलिए या फिर पैसेज को नोट करते चलिए। ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज मस्ट बी व्यूड बोथ फ्रॉम द एंगल ऑफ द इंडिविजुअल एंड फ्रॉम दैट ऑफ द geographically delimited agglomeration of peoples or groups enjoying a common system of leadership which we call the state. The Indian state's special feature is the peaceful or perhaps mostly peaceful coexistence of social groups of various historical provenances which manually adhere in a geographical, economic and political sense without ever assimilating to each other in social terms. In ways of thinking or even in language, modern Indian laws will determine certain rules, especially in relation to the regime of the family, upon the basis of how the loincloth is tied or how the turban is worn. For this may identity the litigants as member for a regional group and therefore as participants in it traditional law. Though their ancestors left the region 3 or 4 centuries earlier, the use of the word state ever must not mislead us. There was no such thing as a conflict between the individual and the state, at least before foreign governments became established. Just as there was no concept of state sovereignty or of any church and state dichotomy. Modern Indian secularism has an admittedly peculiar feature. It requires a state to make a fair distribution of attention amongst all religions. These blessed aspects of India's famed tolerance Indian kings to rarely
persecuted religious groups that the exceptions prove the rule. At once struck Portuguese and other European visitors to the west coast of India in the 16th century, and the impression made upon them in this and other way gave rise at one remove to the basic constitution of Thomas More's Utopia. There is little about modern India that strikes one at once as utopian, but the insistence upon the inculcation of norms and the absence of bigotry and institutionalized exploitation of human or natural sources are two very different features which link the realities of India and her tradition with the sense of all utopians. Which of the following is a special feature of Indian state? Peaceful coexistence of people under a common system of leadership. Peaceful coexistence of तो हम यहाँ पर करेक्ट आंसर देख लेते हैं कौन सा स्पेशल फीचर है इंडियन स्टेट का, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस ऑफ सोशल ग्रुप. ऑथर यूज़ कर रहा है जो वर्ड स्टेट को, वो क्या हाईलाइट करना चाहता है? तो यहाँ जो ऑथर स्टेट वर्ड यूज़ कर रहा है उससे वो हाईलाइट करना चाहता है रिलीजन के डिपेंडेंसी को. इनमें से कौन सा पेक्यूलियर फीचर है मॉडर्न इंडियन सेकुलरिज्म का? और पेक्यूलियर फीचर की अगर हम बात करें तो ये आपका ये है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए रिलीजियस कंसिडरेशन पर. बेसिक कंस्ट्रक्शन जो है थॉमस मोर यूटोपिया का, उसको किसने इंस्पायर किया था? उसको इंस्पायर किया था आपके इंडियन ट्रेडिशन ने रिलीजियस टॉलरेंस के. लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सा स्ट्राइकिंग फीचर है मॉडर्न इंडिया का, एंड इट इज एब्सेंस ऑफ बिगोट्री, ऑप्शन नंबर बी. सो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा. वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें. दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. आई विल बी कमिंग बैक विद सम न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक्स. हैव अ नाइस डे.